हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन को, यानी कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइफ स्पेन क्या होता है। उसके अलावा जो है हम लोगों ने मैक्सिमम लाइफ स्पेन के बारे में देखा था, हम लोगों ने जो है एवरेज लाइफ स्पेन के बारे में देखा था, हम लोगों ने डेथ के बारे में देखा था, यानी कि वहां पे हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ा था। आज जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन को, यानी कि इस चैप्टर के दूसरे टॉपिक को, यानी कि रिप्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, किन किन ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन जो है एक ऐसा प्रोसेस है, एक्चुअल में होता क्या ना, रिप्रोडक्शन का नाम सुनते ही बच्चों के मन में बड़ी खुशी आ जाती है। ठीक है ना, कोई नहीं, मौका सबको मिलेगा बेटा। ठीक है ना, थोड़ा सा पहले अभी पढ़ लीजिए, अभी आप लोगों की पढ़ने की उम्र है, उसके बाद ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो खैर ये एक प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम यूनिसेलुलर टू द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस को परफॉर्म करता है। और किस लिए परफॉर्म करता है? इसलिए परफॉर्म करता है ताकि उसकी पीढ़ी को आगे बढ़ाया जा सके, उसकी जनरेशन को आगे बढ़ाया जा सके। यानी कि हर कोई ऑर्गेनिज्म फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस को करेगा, इस प्रोसेस के द्वारा अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाता है, और इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इन सिंपल वे रिप्रोडक्शन वी कैन से रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये दो टाइप का होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को क्या मिलता है, एनसीईआरटी ये कहता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड सम मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म। यानी कि कुछ जो है हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे कि किंगडम मोनेरा को आप पढ़ेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे, तो किंगडम मोनेरा में तो सिंगल सेल्ड होते ही हैं। किंगडम प्रोटिस्टा जो है, एक्चुअल में किंगडम प्रोटिस्टा को यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक किंगडम माना जाता है। तो इस किंगडम के ऑर्गेनिज्म भी जो है वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस करेंगे। हालांकि एनसीईआरटी आगे ये भी कहती है कि जो है कुछ हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन वो लोअर कैटेगरी में आते हैं, वो भी जो है रिप्रोडक्शन को करते हैं। जैसे हमारे कुछ एल्गा के अंदर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, फंगाई के अंदर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। उसके अलावा जो है हमारे कुछ लोअर एनिमल्स, जिनको हम लोअर इन्वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं, तो उनमें भी जो है एसेक्सुअल टाइप का जो है रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कोई भी सिंगल ऑर्गेनिज्म है, ये सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है, और वो सिंगल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होकर अपने जो है अपने ऑफस्प्रिंग को बना लेगा। वो उस वहां पे क्या होगा कि एक ही पेरेंट की जरूरत पड़ेगी। इसको इसलिए यूनिपेरेंटल जो है बोला जाता है। यूनिपेरेंटल मतलब ये होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कोई बैक्टीरिया है, अगर वो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करके दो बैक्टीरिया बना लेगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन ही कहलाएगा। लेकिन वो मेथड क्या है, वो एसेक्सुअल का मेथड है। यहां पे पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, इस मेथड को फॉलो करके जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म के जो ऑफस्प्रिंग है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं। बात समझ आ रही है? मतलब जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को हम बोलते हैं क्लोन्स। तो एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूसिंग जो ऑफस्प्रिंग है उनको हम क्लोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मैंने आप लोगों को बता दिया कि कहां कहां देखने को मिलता है। ये जो है लोअर ऑर्गेनिज्म यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। सिंगल सेल्ड जो है यानी कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दैट इज प्रोटिस्टा में देखने को मिलेगा, मोनेरा में देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो है कुछ हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो है साइकन वगैरह जो है संपोरीफेरा यानी कि फाइलम पोरीफेरा का एनिमल है। इसी तरीके से जो हमारे फंजाई है, एल्गी है, उनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ये जो है यूनिपेरेंटल होता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें हमको पता होनी चाहिए, बेसिक जो पॉइंट्स है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे ये यूनिपेरेंटल होता है, पहली चीज, इसके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोन्स कहलाते हैं। ठीक है, या तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि जैसे डेथ के बारे में बात कर रहा था मैं, तो डेथ जो है सबको होता है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है, यानी कि क्या होता है कि हर ऑर्गेनिज्म एक दिन खत्म हो जाता है। लेकिन एनसीईआरटी ये कहता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो इमोर्टल ऑर्गेनिज्म्स कहलाते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो कभी मरते नहीं हैं। इसके पीछे हम लोग वजह पढ़ेंगे क्या होता है कि उनको इमोर्टल ऑर्गेनिज्म क्यों कहा जाता है।
एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए, जैसे कि मैंने कहा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उसमें क्या होता है कि यूनिपेरेंटल होता है। अब होता ये है कि जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, अब एक बैक्टीरियल सेल है, उसी यानी कि उसकी जो पेरेंटल बॉडी है, पेरेंटल बॉडी ही टूट के वो दो बन जाएगी। अब उसमें क्या हुआ, पेरेंट तो गायब हो गया ना, पेरेंट ही वो कन्वर्ट हो गया किसमें, अपने दो डॉटर सेल्स में। तो इसका मतलब क्या हुआ, पेरेंटल बॉडी का पता ही नहीं है, यानी कि वो कन्वर्ट हो गया किसमें, डॉटर सेल्स में। इसका मतलब क्या हुआ, वो अभी जिंदा है, वो इमोर्टल है। तो यानी कि मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे यूनिसेलुलर यानी कि जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो कभी मरते नहीं हैं, वो इमोर्टल होते हैं, क्योंकि उनकी पेरेंटल बॉडी कन्वर्ट हो जाती है ऑफस्प्रिंग में, और वो उनके सिमिलर होंगे। जैसे बाइंड डिफिजन का हम एग्जांपल लेंगे, यानी कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो उसमें हम लोग जो है वन बाय वन करके देखेंगे। तो इसमें कई सारे टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। जैसे बाइंड डिफिजन देखने को मिलता है, बाइंड डिफिजन में भी टाइप होते हैं, इसकी हम बात करेंगे। उसके अलावा जो है टोरुलेशन देखने को मिलता है। टोरुलेशन का मतलब एक्चुअल में बडिंग होता है, बडिंग इन ईस्ट जो है टोरुलेशन कहलाता है। एक बात करेंगे इसमें डिटेल में हम। उसके अलावा जो है एक फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होता है, रीजनरेशन होता है, ठीक है ना। उसके अलावा जो है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। ये इसमें बहुत सारे मेथड हैं सेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन में, हम लोग जो है इनको वन बाय वन करके देखेंगे। तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर में जो है हम लोग इसको आउटलाइन बना देते हैं, तो आउटलाइन आप लोग पढ़ लेंगे तो इससे जो है आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं फिर रिप्रोडक्शन। तो देखिए यहां पे क्या होता है, दो टाइप का रिप्रोडक्शन देखना है हमें। एक हमने देखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा हमने देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा हमने देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहां पे आगे समझिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके मेथड है, बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं। जैसे हम लोग बाइंड डिफिजन को देखेंगे, हम लोग यहां पे बाइंड डिफिजन क्या होता है ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा जो है हम लोग टोरुलेशन को देखेंगे। टोरुलेशन, टोरुलेशन मतलब जो है बडिंग इन ईस्ट, बडिंग इन ईस्ट, इन ईस्ट देखेंगे। उसके अलावा जो है हम लोग यहां पे फ्रैगमेंटेशन को देखेंगे। फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस होता है ये सेक्सुअल का। इसी तरीके से जो है रीजनरेशन हम लोग देखेंगे। यहां पे रीजनरेशन क्या होता है ये भी प्लेनारिया वगैरह में बहुत देखने को मिलता है। उसके अलावा जो है यहां पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हम बाद में बात करेंगे, उससे पहले एक प्रोसेस होता है स्पोरुलेशन, स्पोर फॉर्मेशन इसको कहा जाता है, स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं इसको हम। और यानी कि हमारा एक और नंबर है यहां पर जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्रोपगेशन, प्रोपगेशन। तो बेटा हम लोग यहां पे वन बाय वन करके बात करने वाले हैं। तो हम लोग यहां पे देखेंगे बाइंड डिफिजन के बारे में देखेंगे। तो समझिए यहां पे क्या होता है, बाइंड डिफिजन क्या होता है। नंबर वन हमारा क्या है, बाइनरी फिजन। यहां पे ध्यान से समझिएगा, देखिए क्या होता है, बाइनरी फिजन कहां देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, बाइनरी फिजन जो है, सॉरी, बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, यानी कि किंगडम मोनेरा में देखने को मिलता है। उसके अलावा किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिलता है, जैसे अमीबा वगैरह हो गया, अमीबा में भी देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें जो है बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। तो यहां पे होता क्या, ये चीज हम लोग देखेंगे यहां पे कैसे होता है। हम दोनों का केस देखेंगे, बैक्टीरिया के भी देखेंगे, अमीबा के भी देखेंगे। देखिए क्या होता है, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने यहां पे एक पॉइंट आप लिख सकते हो। जैसे यहां पे क्या होता है, यूनिपेरेंटल होता है, यूनिपेरेंटल होता है, मतलब यहां पे सिंगल ऑर्गेनिज्म यानी कि सिंगल पेरेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इसका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, टू देयर पेरेंट्स कॉल्ड क्लोन, दैट इज क्लोन कहलाएगा, ठीक है। ये चीज हो गई। अब खैर कम टू द पॉइंट, यहां पे हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहां पे बैक्टीरिया है, यहां पे बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरिया का ये डीएनए है हमारा, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, अब ये कैसे रिप्रोड्यूस करेगा ये चीज समझिए। तो यहां पे देखिए ये बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा। ग्रोथ का मतलब यह है कि अपने साइज में इंक्रीमेंट करेगा, और साइज में इंक्रीमेंट करने के साथ साथ यानी कि अब क्या होगा कि इसका
डीएनए जो है बढ़ेगा, लंबाई में बढ़ेगा, डिवीजन करेगा, यानी कि देखिए ऐसे कुछ सिस्टम देखने को मिलेगा, इसका डीएनए कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो है इसकी सेल वॉल मेम्ब्रेन में एक्चुअल में डीपनिंग शुरू हो जाती है। डीपनिंग का मतलब यह है कि सेपरेशन इसमें शुरू हो जाएगा। देखिए आप यहां पर देखिए जरा ध्यान से क्या होगा, ये देखिए यहां पे देखिए यहां पे आप ये देख रहे होंगे डीपनिंग शुरू हो गई। उसके साथ साथ जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी डिवाइड होना शुरू हो जाएगा और इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअल में जो बॉल में डीपनिंग हो रही है, इसको आगे चल के सेप्टम भी बोलते हैं, सेप्टा फॉर्मेशन होता है इसको कहते हैं। तो आगे देखिए यहां पे डीपनिंग में और डीपनिंग दिखा देता हूं आपको, और आसानी समझ में आ जाएगा। यहां पे देखिए आप देखिए बिल्कुल डीपनिंग हो गई और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इधर आ गया, आधा इधर आ गया। ठीक है, और उसके अलावा जो है साइटोप्लाज्मिक मटेरियल भी डिवाइड हो गया, यानी कि ये जो बीच का पोर्शन है एक सेप्टम फॉर्मेशन हुआ है, इसको वॉल फॉर्मेशन बोलते हैं। यानी कि ये जो है क्या कहलाएगा, सेप्टम फॉर्मेशन। ठीक है, ये सेप्टम फॉर्मेशन कहलाएगा। और फाइनली क्या होगा, एक से बेटा मैं यहां पे स्पेस कम होने की वजह से इस तरीके से इसको बना दे रहा हूं, यहां पे ऐसे बन जाएंगे। एक बैक्टीरिया से 2 डॉटर सेल्स बन गए, यानी कि ये पेरेंट बैक्टीरिया है, पेरेंटल बैक्टीरिया है, और ये हमारा क्या है, ये 2 डॉटर सेल्स बन गई, 2 डॉटर सेल्स बन गई। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हुआ, एक बैक्टीरिया जो है 2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यानी कि अब ये जो पेरेंट है, पेरेंट मरा तो नहीं, अब ये क्या हुआ, यही जो है डिवाइड होकर इसने डॉटर सेल बना ली। तो ये कहां मरेगा, अब ये जो बढ़ाएगा अपनी जनरेशन, ये दो में डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 में डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से इनकी जनरेशन जो है चलती रहती है। बात समझ में आ रही है। तो अब यहां एक चीज देखिए, ये जो पेरेंट है ये इसका ऑफस्प्रिंग है, ये ऑफस्प्रिंग इसी की तरह दिखता है, इसलिए इसको आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स यानी कि क्लोन्स भी कहा जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज यहां पे ये समझिए कि एक बैक्टीरिया को 2 होने में जितना टाइम लगता है उसको उस बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम कहलाता है। जैसे समझिए यहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान से यहां पे समझिए, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बाद में हम लोग देखेंगे। जैसे एक बैक्टीरिया जो है, एक बैक्टीरिया से 2 बनने में जितना टाइम लगा, यानी कि जो टाइम लगा, इस टाइम को हम बोलते हैं जनरेशन टाइम। क्या बोलते हैं, जनरेशन टाइम बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से अब 2 हैं, ये किसमें 4 में बन जाएंगे, यानी कि पावर आप चाहे लगा लीजिए, 2 से क्या हो जाएगा 4, यानी कि 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 की पावर 3 कर लेंगे हम, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। 4 से 8 बनेंगे। इसी तरीके से ये चलता चला जाएगा, यानी कि 2 की पावर n, मतलब n क्या है, n जो है नंबर ऑफ जनरेशन है। वेयर n क्या है, नंबर ऑफ जनरेशन है। n जो है क्या है, नंबर ऑफ जनरेशन। तो n जो है नंबर ऑफ जनरेशन है, इस पे हम लोग बात करेंगे। यहां पे एक चीज और समझिए, एक्चुअल में क्या होता है, जो बैक्टीरिया का डिवीजन होता है, इसमें अगर हम इसकी ग्रोथ फेजेस की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया का ग्रोथ फेजेस जो है एक्चुअल में 4 फेजेस होती हैं। समझिए यहां पर ग्रोथ फेजेस ऑफ द बैक्टीरिया, ग्रोथ फेजेस, सॉरी फेजेस ऑफ बैक्टीरिया, इसकी 4 फेजेस होती हैं। पहली फेज जो है वो हमारी लैग फेज कहलाती है, लैग फेज, सॉरी लैग फेज कहलाती है। दूसरी हमारी कहलाती है लॉग फेज, नंबर 2 लॉग फेज, लॉग फेज आल्सो नोन एज एक्सपोनेंशियल फेज, इस फेज में डिवाइड करते हैं एक्चुअल में बैक्टीरिया। तीसरा जो फेज कहलाता है स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज कहलाता है। और चौथा फेज जो कहलाता है वो डिक्लाइन फेज कहलाता है। 4 फेजेस, यानी कि 4 बैक्टीरिया की फेजेस होती हैं। तो इस तरीके जो है ये बैक्टीरिया डिवाइड करता है। इसमें एक आता है ग्रोथ कर्व करके आता है, मैं उसको भी समझा देता हूं, आप समझ लीजिए। ग्रोथ कर्व के बारे में देख लेते हैं। यहां पे इसको मैं हटा देता हूं, यहां पे समझ लेंगे हम लोग। ओके, हम लोग यहां पे देखेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में। जैसे कि मैंने बताया 4 फेजेस होती है, वो देखिए आप। अगर हम बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की बात करें, हम ग्रोथ कर्व, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि आप देखेंगे यहां पे जनरेशन टाइम लगा लीजिए,
टाइम टी, और यहां पे क्या होगा, और नंबर ऑफ जनरेशन कर सकते हो, नंबर ऑफ जनरेशन लिख सकते हो आप यहां पे, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, कोई बैक्टीरिया क्या होगा इनिशियल, यानी कि कोई मान लीजिए अभी कल्चर में समझा देंगे क्या होता है, इसमें 4 फेजेस होंगी। पहली फेज इस तरीके से, इस टाइप से आएगी, यानी कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन होगी, एंड देन जो है एक हमको ग्रोथ मिलेगी इस टाइप से, ठीक है। ये देखिए यहां पे क्या हो रहा है, बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है, इसको बोलते हैं लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज कहलाता है। एंड देन उसके बाद जो है स्टेशनरी फेज आ जाएगी, और उसके बाद जो है डिक्लाइन फेज आ जाएगी। अब यहां पे समझिए चारों फेजेस हैं, यानी कि नंबर 1 जो है हमारी लैग फेज है, लैग फेज। नंबर 2 जो है लॉग फेज है, लॉग फेज आल्सो नोन एज एक्सपोनेंशियल फेज। और इसी तरीके से तीसरी जो है स्टेशनरी फेज कहलाती है, मैं लिख चुका हूं ऑलरेडी इसको, स्टेशनरी फेज कहलाती है। और 4th जो है वो हमारी डेक्लाइन फेज कहलाती है, डेक्लाइन फेज। तो नंबर 1 फेज ये है, नंबर 2 फेज ये है, नंबर 3rd फेज ये है, और नंबर 4th फेज ये है। यानी कि इस फेज में क्या होता है, बैक्टीरिया अपने आप को ग्रो करेगा, और दूसरे में क्या होगा, ये मल्टीपल, यानी कि एकदम से 2 बन जाएगा, 1 से 2 बन जाएगा, और यहां पे आने के बाद ये ग्रोथ कुछ टाइम के लिए रुक जाएगी, स्टडी हो जाएगी, उसके बाद जो है इस पर डिक्लाइन शुरू हो जाता है। होता क्या एक्चुअल में, ये जो ग्रोथ देखने को मिलेगी, ग्रोथ कर्व जो देखने को मिलता है, वो आपको कल्चर मीडियम में देखने को मिलता है, आपको न्यूट्रिएंट मीडियम में देखने को मिलता है, लेबोरेटरी कंडीशन में ये चीज देखने को मिलेगी। इस तरीके से जो है हमको एक ग्रोथ कर्व देखने को मिलेगा, ठीक है। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी।